नमस्ते। ये हमारा जो वीडियो सीरीज़ है, ये वीडियो सीरीज़ PSIR सिलेबस के पेपर वन के पार्ट बी में जो हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है उस चैप्टर को डील करता है। इस सीरीज़ में हम लोग 3-4 वीडियोस के माध्यम से देखेंगे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो इंडियन नेशनलिज्म को लेके उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है, उनको वो किस चश्मे से इंडियन नेशनलिज्म को देखते हैं। और ऑब्वियसली जब एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट को या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को या किसी एक पर्टिकुलर फेनोमेना को जब देखता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हर एक स्कूल ऑफ थॉट की अपनी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होती है, उसकी एक अपनी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होती है, और उन पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में वो किसी भी प्रोसेस को या किसी भी सोशल मूवमेंट को जज करता है। ठीक उसी तरह जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उस स्वतंत्रता संग्राम को, उस इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने, चाहे वो कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट्स हो या नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो या मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट हो, सब ने अपने अपने आइडियोलॉजिकल चश्मे से उसको देखने की कोशिश की है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट को एक अपने ही आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश की है और उसको अपने आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग पहला जो देखेंगे वो देखेंगे कि मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या रहा है, फिर हम लोग कॉलोनियल अप्रोच भी देखेंगे, फिर हम लोग नेशनलिस्ट अप्रोच भी देखेंगे। मार्क्सिस्ट अप्रोच कहने का सिंपल सा मतलब है, जो कि काफ़ी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो अप्रोच है ये क्लियरली डिराइव्ड था फ्रॉम द मार्क्सिज्म ऑफ द कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जो जो अपनी थ्योरी प्रपोज की थी, हालांकि कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को मार्क्सिज्म का नाम नहीं दिया था, ये आगे चल के फिलोसफर्स ने उसको मार्क्सिज्म के नाम से नवाजा, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का जो जो स्ट्रक्चर था, उस थ्योरी की जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क थी, उसके बेसिस पे मार्क्सिज्म का जन्म हुआ और मार्क्सिज्म अपने वर्तमान स्वरूप स्वरूप में आया। तो वो जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे देखता है, वो वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे देखता है। तो इस चीज़ में हम लोग सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि डिस्कस द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो वो जो क्वेश्चन था वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और अगर हम मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट पे अगर 10 से 15 पॉइंट लिख के अगर अपने दिमाग में रखते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो फिर एग्जाम में मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पे जो किसी भी फ्रेमवर्क में जिस किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछे, तो उन 10-15 जो हमारे मेमोराइज्ड पॉइंट है उनके बेसिस पे हम उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं बार बार आपको बोलूँगा कि आप एक चीज़ ज़रूर करें कि किसी भी चैप्टर को थीम बेस्ड डिवाइड कर दें और हर एक थीम पे 10 से 15 पॉइंट अपने दिमाग में रखें, और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे देन यू विल बी एबल टू फ्रेम योर आंसर इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो वट एवर द इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन you will have ammunition to attack the question successfully. So have some point related to each and every theme from each and every chapter, and this goes for all subjects. Okay, so let's start the Marxist approach of Indian national movement. तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो तुम्हारा था वो क्रिटिकल था दोनों अभी तक के प्रोमिनेंट स्कूल के। एक अप्रोच, एक स्कूल ऑफ थॉट तुम्हारा क्या था, एक स्कूल ऑफ थॉट आपका था कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट। सो कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट ने आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एक पर्सपेक्टिव दिया था, और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट हमारा क्या था, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था। उस नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का भी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे अपनी उसकी एक अलग राय थी, कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एक अलग राय थी, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एक अलग राय थी। तो ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था, ये जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, इसका भी इंडियन नेशनल मूवमेंट पे अपनी एक राय थी कि भाई साहब इंडियन नेशनल मूवमेंट की ये कंपोनेंट ये ऐसे हैं, ये कंपोनेंट इस एलिमेंट के कारण हुए हैं, नॉन वायलेंस जो एसेंशियल एलिमेंट बना है वो इस कारण से बना है। तो अब ये जो मार्क्सिस्ट अप्रोच था ये क्रिटिकल था दोनों स्कूल का, यानी कॉलोनियल स्कूल का और नेशनलिस्ट स्कूल का। ठीक है, सो कॉलोनियल एंड द नेशनल स्कूल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये दोनों के लिए क्रिटिकल था। ठीक है, सो द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैव बीन क्रिटिकल ऑफ बोथ द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट व्यू ऑन इंडियन नेशनलिज्म। They criticizes the colonial state perspective for holding a discriminatory view on India and its people. ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच जो था वो कॉलोनियल
अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ क्यों था, उसको क्रिटिसाइज़ क्यों करता था? क्योंकि कॉलोनियल अप्रोच ने इंसल्ट किया था अपने 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 अप्रोच से, अपने आइडियोलॉजी से इंडियंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और ये मार्क्सिस्ट अप्रोच आपका क्रिटिकल क्यों था नेशनलिस्ट स्कूल को? तो नेशनलिस्ट स्कूल जो थे वो सीक करते थे द रूट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द एंशियंट पास्ट। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी एक बात समझने वाली है कि जब कॉलोनियल अप्रोच ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पढ़ेंगे, तो वो कॉलोनियल अप्रोच के जो पुरोधा थे, कॉलोनियल अप्रोच के जो प्रोपोनेंट थे, वो क्या बोलते थे कि इंडिया एज ए एंटिटी इज़ नॉट केपेबल of surviving as a nation because India does not exist as a nation। तो उनका तो इस तरह से वो इंडिया एज अ कंसेप्शन ऑफ द नेशन के खिलाफ थे, उसको डेनिग्रेट करते थे, उसको रिलीगेट करते थे। और नेशनलिस्ट स्कूल जो था वो इसके खिलाफ खड़ा होता था। और नेशनलिस्ट स्कूल क्या बोलता था कि हमारा जो नेशनलिज्म है, हमारे नेशनलिज्म का और हमारे नेशन का जो रूट्स है वो एंशियंट है। वो कॉलोनियल के इस बात को नहीं मानता था कि हमारा जो नेशन है वो अभी जन्मा नहीं है, वो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बल्कि नेशनलिस्ट स्कूल क्या बोलता था कि हमारा जो नेशन है वो सदियों से चला आ रहा है और इंडिया एज अ नेशन एंटिटी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर centuries। Therefore the nationalist approach tried to locate the cause, origin, nature, characteristic of Indian nationalism in the ancient past। Okay, and अब मार्क्सिस्ट अप्रोच ने आपको इस बेसिस पे तो दोनों को क्रिटिसाइज़ किया ही। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच एक दूसरे और पॉइंट पे जो क्रिटिसाइज़ करती है नेशनलिस्ट अप्रोच को और कॉलोनियल अप्रोच को, वो इस बेसिस पे करती है कि मार्क्सिस्ट अप्रोच कहती है कि नेशनलिस्ट अप्रोच ने और कॉलोनियल अप्रोच ने इनफ अटेंशन नहीं पे किया किसको, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इनफ अटेंशन पे नहीं किया। और हम लोग अभी तक ये जानते ही हैं कि मार्क्सिज्म की कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिस है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशन ही है। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहता है कि कॉलोनियल और नेशनलिस्ट अप्रोच ने क्लास डिफरेंशिएशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स को इकोनॉमिक फैक्टर्स को बेसिस नहीं बनाया, उसको एक फैक्टर्स कंसिडर नहीं किया इन देयर एनालिसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब देखिए, मार्क्सिस्ट पैराडाइम जो है, मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है, ये पूरा का पूरा जो मार्क्सिज्म जो है, वो मार्क्सिस्ट पैराडाइम जो है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन द एनालिसिस ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड क्लासेस। ठीक है, तो जब हम मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स में जब मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि मार्क्सिज्म जो है वो बेस्ड है मोड ऑफ प्रोडक्शन पे और क्लासेस पे। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो है वो क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इस बात को मानते हैं कि देयर वाज अ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इम्पेरियलिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी। अब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है, मार्क्सिस्ट अप्रोच के पुरोधा जो है, जो प्रोपोनेंट जो है, वो इस बात को मानते हैं कि इन द ऑब्जेक्टिव देयर वाज अ बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इम्पेरियलिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी। यानी जो इम्पेरियलिज्म था उसके गोल्स में, उसके ऑब्जेक्टिव्स में, और इंडियन सोसाइटी एज अ होल के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में एक कॉन्ट्रडिक्शन था। यानी इम्पेरियलिज्म के जो प्रोपोनेंट थे वो कुछ और चाहते थे ज़िंदगी में, और इंडियन सोसाइटी के जो लोग थे वो कुछ और चाहते थे। तो मार्क्सिस्ट इस बात को अग्री करता है कि देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इम्पेरियलिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी। लेकिन इस बात को मानते हुए कि देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इम्पेरियलिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी, वो इस बात को भी मानते हैं कि देयर वाज ऑल्सो द क्लास कॉन्ट्रडिक्शन इन द इंडियन सोसाइटी। तो वो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो दोनों बातों को आगे रखती है, कि वो इस बात को भी आगे रखती है कि देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द इम्पेरियलिज्म एंड द इंडियन सोसाइटी। एट द सेम टाइम मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इस बात को भी आगे रखती है कि देयर वाज अ क्लास कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द इंडियन सोसाइटी। और उन्होंने इस जो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस बात का सहारा लिया है, वो सहारा उन्होंने लिया है इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द कॉलोनियलिज्म का मदद लेके, इकोनॉमिक चेंजेस अंडर द कॉलोनियलिज्म का सहारा लेके उन्होंने इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखिए, वो जो मार्क्सिस्ट थे, वो मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले जो थे, वो एक बात पे क्या और विश्वास करते थे कि इंडिया जो था वाज नॉट ऑलवेज अ नेशन बट रादर अ नेशन विच वाज बीइंग क्रिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स इन विच द नेशनल मूवमेंट हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले।
तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो था वो इस बात पे विश्वास करता था, इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। उनकी ये थॉट प्रोसेस थी कि इंडिया जो है हमेशा से एक नेशन नहीं था। एज अ नेशन स्टेट दैट वी नो टुडे इंडिया, मार्क्सिस्ट अप्रोच के मुताबिक इंडिया शुरू से एक नेशन नहीं था, लेकिन लेकिन ये एक किसी एक तरह से नेशन इन द मेकिंग है। और इस नेशन इन द मेकिंग में जो तुम्हारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है हमारा, उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मार्क्सिस्ट बिलीव दैट इंडिया वाज नॉट ऑलवेज ए नेशन, भारत कभी से एक नेशन नहीं था जो हमें आज नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट पता है। इंडिया शुरू से वो नहीं था, लेकिन एक नेशन था जो एक मॉडर्न टाइम में क्रिएट हो गया, जो एक मॉडर्न टाइम्स में क्रिएट हो गया, इन द लेट 19th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में क्रिएट हो गया। और नेशनल मूवमेंट का इस नेशन के क्रिएशन में एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमने देखा क्या कि जो मार्क्सिस्ट पैराडाइम है वो बेस्ड किस पे था, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे एंड क्लासेस पे बेस्ड था। तो मार्क्सिस्ट वाले जो इन मार्क्सिस्ट अप्रोच वाले इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस एनालिटिकल कैटेगरी ऑफ क्लास एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, दे प्लेस्ड इंडियन नेशनल मूवमेंट विद इन अ यूनिवर्सलिस्टिक फ्रेमवर्क। अब उन्होंने जब एनालिटिकल कैटेगरी ऑफ क्लास और मोड ऑफ प्रोडक्शन की सहायता लेके इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखने की कोशिश की, उन्होंने जब एनालिटिकल कैटेगरी ऑफ क्लास एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन के चश्मे से इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखा, तो उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक यूनिवर्सलिस्टिक पर्सपेक्टिव में प्लेस कर दिया। क्योंकि दुनिया में और जगह और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उस वक्त तरह तरह के सोशल मूवमेंट्स को इन एनालिटिकल कैटेगरीज ऑफ क्लास एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन में देखने की एक कयावत चल रही थी। तो when the Marxist approach started to analyze the Indian national movement in terms of analytical categories of class and mode of production, they placed the Indian national movement within a universalistic framework. अब देखिए, एम एन रॉय एक बहुत बड़े फिगर थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के और इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट के। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन। ठीक है, उस इंडिया इन ट्रांजिशन बुक में वो बोलते हैं कि ही आर्गूड दैट दिस मूवमेंट यानी इंटरनेशनल मूवमेंट हैड डेवलप्ड एट अ सर्टेन जंक्चर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटलिज्म। तो इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो डेवलप किया। ये कौन बोलते हैं, तो ये एम एन रॉय बोलते हैं अपनी किताब इंडिया इन ट्रांजिशन में। कि इंडिया इन ट्रांजिशन में एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि this movement, the Indian national movement, had developed at a certain juncture in the development of international capitalism. अब एम एन रॉय भाई साहब क्या बिलीव करते थे, एम एन रॉय साहब क्या बिलीव करते थे, जो कि एक लीडिंग फिगर थे इंटरनेशनल और नेशनल कम्युनिज्म के उस दौर के, इंडियन 20th सेंचुरी के दौर के। वो क्या बोलते थे कि ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया वॉज मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो एम एन रॉय क्या मानते थे कि इंडिया जो है वॉज मूविंग टूवर्ड कैपिटलिज्म एंड हैड ऑलरेडी कम विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो एम एन रॉय क्या बोलते थे कि इंडिया जो है वो धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। जो इंडियन इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर थे उस वक्त, वो धीरे धीरे एज अ होल इज़ मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। और इंडिया एक ग्लोबल कैपिटलिज्म के एम्बिट में, एक ग्लोबल कैपिटलिज्म के धूरी में इंडिया ऑलरेडी आ चुका है। तो एम एन राय भाई साहब का क्या मानना था कि इंडिया वाज मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड इंडिया इज ऑलरेडी इज विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। इसीलिए वो क्या बोलते थे कि जो इंडिया के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो डोमिनेंट क्लास हैं एंड दे आर नॉट। इसीलिए एम एन रॉय क्या बोलते थे कि जो डोमिनेंट क्लास इन इंडिया जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, बल्कि वो बॉर्जुआ है। वो जो बॉर्जुआ है, क्योंकि हम लोग जब जब मार्क्सिज्म को देखते हैं तो मार्क्सिज्म क्लासेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वो क्या बोलता है कि दे आर द डोमिनेंट क्लास विच आर बॉर्जुआ एंड दे आर द क्लास दैट गॉट oppressed and that class is called proletariat। ठीक है, तो एम एन रॉय क्या मानते थे कि जो डोमिनेंट क्लास इन इंडिया है वो फ्यूडल लॉर्ड नहीं है बल्कि बोर्जुआ है। उनका ये मानने का क्या लॉजिक था, तो उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि इंडिया जो है वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है और इंडिया इज़ ऑलरेडी विद इन द एम्बिट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। इसीलिए जो इंडिया में जो डोमिनेंट क्लासेस हैं वो फ्यूडलिज्म नहीं है, वो फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं है, बल्कि वो बोर्जुआ है। तो
इसके बाद और लेकिन इंडियन नेशनलिज्म पे रॉय साहब का क्या विश्वास था? तो इंडिया के बारे में तो उनका विश्वास था कि इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म एंड द डोमिनेंट क्लास इन इंडिया इज़ नॉट द फ्यूडल लॉर्ड्स बट रादर दे आर द बुर्जुआ। बट ऑन द इंडियन नेशनलिज्म व्हाट रॉय थॉट? सो ऑन द इंडियन नेशनलिज्म रॉय का क्या मानना था कि ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ऑफ नेटिव कैपिटलिज्म। ठीक है, सो ऑन इंडियन नेशनलिज्म रॉय बिलीव दैट इट वाज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी of native capitalism was developed in the late 19th century and early 20th century in the shadow of imperialism। तो इंडियन नेशनलिज्म के बारे में रॉय क्या मानते थे कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो नेशनल मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस चीज़ की है? तो ये नेटिव कैपिटलिज्म की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। तो वो क्या बोलते, तो रॉय क्या बोलते थे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है इट इज़ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेटिव कैपिटलिज्म विच डेवलप्ड इन द शैडो ऑफ इम्पीरियलिज्म। कब कब ये डेवलप हुआ इन द शैडो ऑफ इम्पीरियलिज्म? तो इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। तो कभी भी हमारे सामने अगर ये बात आ जाए, कोई हमसे पूछ दे कि एम एन रॉय का इंडियन नेशनलिज्म के बारे में क्या ओपिनियन था, तो हमारा आंसर क्या होगा कि एम एन रॉय बिलीव दैट इंडियन नेशनल मूवमेंट was the political ideology of native capitalism which developed in the late 19th and early 20th century in the shadow of imperialism। ओके, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है दैट मैच्योर्ड अलोंग द ग्रोथ ऑफ नेटिव कैपिटल आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो नेटिव कैपिटल का ग्रोथ हुआ था उसके अलोंग जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट ग्रो किया। एंड इसी मूवमेंट में, इसी पीरियड में आपका क्या हो गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन्म को एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेटिव कैपिटलिज्म को, इन दोनों चीज़ों को एम एन रॉय जो एक कम्युनिस्ट थे वो एक ही तराजू में तौलते हैं, वो एक ही तरह का प्रोसेस मानते हैं। ठीक है, अब एम एन रॉय क्या बोलते हैं कि अब एम एन रॉय नहीं, एक एक मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में विश्वास करने वाले एक आरपी दत्त हैं। आरपी दत्त भाई साहब, आरपी दत्त सर क्या बोलते हैं कि कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, अब देखिए, अब रॉय क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेड द पॉलिटिकल एस्पिरेशन एंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथफुल बुर्जुआ। तो एम एन रॉय की जो एम एन रॉय का अंडरस्टैंडिंग है इंडियन नेशनलिज्म पे, जब एम एन रॉय मार्क्सिज्म का चश्मा पहन के इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। किसकी? तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है नेटिव कैपिटलिज्म की, जो कि डेवलप कब हुई? तो ये डेवलप हुई आपकी 19th एंड 20th सेंचुरी में। और किसके शेडो में, किसके इन्फ्लुएंस में? तो इम्पीरियलिज्म के इन्फ्लुएंस में डेवलप हुई। यानी एम एन रॉय की राय इंडियन नेशनलिज्म पे क्या है? तो एम एन रॉय की राय इंडियन नेशनलिज्म पे ये है कि इंडियन नेशनलिज्म इज वॉज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ नेटिव कैपिटलिज्म विच डेवलप इन द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी इन द शेडो ऑफ इम्पीरियलिज्म। और दूसरी बात क्या बोलते हैं वो इंडियन नेशनलिज्म के बारे में कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वो मैच्योर किया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार अलोंग द लाइन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेटिव कैपिटल। तो जैसे जैसे नेटिव कैपिटल का विस्तार हुआ, जैसे जैसे इंडिया में नेटिव कैपिटल का एक्सपेंशन हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी उसी के साथ, उसी के समकक्ष, उसी के पैरेलल ग्रो करना शुरू कर दिया। इसलिए एम एन रॉय के अंडरस्टैंडिंग में, एम एन रॉय के मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? तो एम एन रॉय के अंडरस्टैंडिंग में इंडियन नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंट करता था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथफुल बुर्जुआ। तो ये जो यूथफुल बुर्जुआ जो थे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ये इंडियन नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंट करता था। यूथफुल बुर्जुआ कहने का मतलब क्या है कि ये जो नया कैपिटल इंडिया में आया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो नए कैपिटल के जो होल्डर्स थे उनकी जो एस्पिरेशन थी और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इंडियन नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंट करता था रादर देन रिप्रेजेंटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ प्रोलेटारिएट। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई। उसके बाद एम एन रॉय एक टॉल लीडर थे कम्युनिज्म के इंडिया और इंटरनेशनल स्टेज दोनों पे। उनके बाद आरपी दत्त नाम के एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
भी अपना मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन दिया इंडियन नेशनलिज्म का। उन्होंने आरपी दत्त जो भाई साहब थे, उन्होंने आरपी दत्त जो थे, उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे बुक लिखी गई 1947 में, द ईयर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिया टुडे बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई आरपी दत्त सर के द्वारा। ठीक है, तो आरपी दत्त सर क्या बोलते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। अब देखिए पर्सपेक्टिव देखिए, आप अगर आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद होगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको इसको आपको डिस्कस करना था। तो वो पर्सपेक्टिव की क्वेश्चन थी। तो यहाँ पे जो आरपी दत्त हैं उनका रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेके क्या पर्सपेक्टिव रहा है, तो वो क्या बोलते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था was in its essential character and dominant leadership the revolt of the old conservative and feudal forces and dethroned पोटेनेंट्स। ठीक है, तो इनका क्या कहने का मतलब था कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, आरपी दत्त जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो कैरेक्टर में और लीडरशिप में, यानी उसका जो उसकी जो प्रकृति थी 1857 के रिवॉल्ट की और उसका जो लीडरशिप था, इन दोनों चीज़ में वो तुम्हारा था कि वो तुम्हारा था रिवोल्ट ऑफ द ओल्ड कंजर्वेटिव एंड फ्यूडल फोर्सेस। तो जो पुराने कंजर्वेटिव और फ्यूडल फोर्सेस थे, यानी कहने का फ्यूडल फोर्सेस कहने का मतलब क्या है, जो पुराने लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, तो जो तो आरपी दत्त क्या बोलते हैं कि 1857 का जो आपका रिवॉल्ट था वो क्या था, तुम्हारा कैरेक्टर में और डोमिनेंट लीडरशिप में, इन दोनों में ये जो था वो रिवॉल्ट ऑफ द ओल्ड कंजर्वेटिव एंड फ्यूडल फोर्सेस था। ठीक है, यानी यहाँ भी इन्होंने एक मार्क्सिस्ट पैराडाइम लगा के एक बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में एक लकीर खींच दी, और इन्होंने क्या कहा कि वो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो फ्यूडल फोर्सेस का रिवोल्ट था, न सिर्फ अपने कैरेक्टर में बल्कि अपने डोमिनेंट लीडरशिप में भी। ठीक है, अब आरपी दत्त क्या बोलते हैं, आरपी दत्त भाई साहब, आरपी दत्त सर जो हैं वो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी से, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी कहने का मतलब क्या है कि वो 1857 1875 के बाद से भारत के नेशनल मूवमेंट की, इंडिया के नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो उनके हिसाब से 1857 का जो रिवोल्ट था वो अपने कैरेक्टर में और अपने डोमिनेंट लीडरशिप में was the revolt of the conservative and the old feudal forces, यानी वो लैंडलॉर्ड्स का रिवोल्ट था। कहने का उनका मतलब क्या है कि दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ द बुर्जुआ। ठीक है, दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ द बुर्जुआ। अब आरपी दत्त जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ट्रेस करना शुरू करते हैं लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी से। अब इसी दरमियान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1885। तो आरपी दत्त की अपनी एक अलग थ्योरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट को लेके और उसके इवोल्यूशन को लेके। आरपी दत्त क्या बोलते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका जो जन्म हुआ, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, was under the guidance of British government policy on a plan secretly pre-arranged with Viceroy as an intended weapon for safeguarding British rule against the rising forces of पॉपुलर अनरेस्ट एंड एंटी ब्रिटिश फीलिंग। तो एक जो थ्योरी प्रपोज की जाती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म हुआ वो पॉपुलर डिमांड को एक मंच देने के लिए हुआ था। वो एक जो पॉपुलर फीलिंग थी, एक जो पॉपुलर फीलिंग थी, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा देने के लिए हुआ था। आरपी दत्त इस बात से यकीन नहीं रखते हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और आरपी दत्त क्या बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग की एक सीक्रेट उपज थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो पॉपुलर फोर्सेस ऑफ रिजेंटमेंट है और पॉपुलर अपराइजिंग है ब्रिटिश के खिलाफ, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन आरपी दत्त इसी बात पे एक और बात कहते हैं, क्या है कि जैसे जैसे प्रेशर ऑफ द पॉपुलर नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ते गया, जैसे जैसे नेशनलिस्ट फीलिंग आगे बढ़ती गई, तो कांग्रेस
कांग्रेस जो है उन्होंने अपने लॉयलिस्ट कैरेक्टर को अबैंडन कर दिया और उन्होंने एक नेशनल रोल अडॉप्ट कर लिया। तो कांग्रेस के जन्म के बारे में आरपी दत्त की मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में वो एक बात कहते हैं कि जो कांग्रेस का जन्म जो हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, एक सोची समझी साजिश थी, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो पॉपुलर फोर्सेस इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, जो पॉपुलर करंट अब पॉपुलर अपराइजिंग चल रहा है, उसको रोका जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल्ड केओस का माहौल बनाया जा सके थ्रू द कांग्रेस। लेकिन आरपी दत्त इस बात पे इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलर नेशनल फीलिंग बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलर नेशनलिस्टिक फीलिंग बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस का कैरेक्टर भी तुम्हारा नेशनल होता गया, कांग्रेस का कैरेक्टर भी आपका नेशनलिस्टिक ओरिएंटेशन का होता गया। और इसी वजह से कांग्रेस जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वाज स्ट्रांगली एंटी कॉलोनियल, और जिस कांग्रेस ने लीड किया पीपल्स मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। अब मार्क्सिस्ट क्लास एनालिसिस को इंडियन नेशनलिज्म में अप्लाई करते हुए आरपी दत्त कहते हैं कि क्लास बेस ऑफ कांग्रेस जो था एंड द नेशनल मूवमेंट ये चेंज किया ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम। यानी जब आरपी दत्त मार्क्सिस्ट एनालिसिस को, मार्क्सिस्ट एनालिटिकल फ्रेमवर्क को जब अप्लाई करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस को लेके, तो आरपी दत्त ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस का जो मास बेस था वो विद द टाइम वो विद द टाइम चेंज किया। यानी उनका कहने का मतलब क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये जो मास बेस था वो मोनोलिथिक कभी नहीं रहा है, बल्कि वो चेंज किया है विद द टाइम। तो अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि इनिशियल ईयर्स में जो था वो इंडियन नेशनलिज्म जो था वो सिर्फ बिग बुर्जुआज को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। जो अब वो बिग बुर्जुआज कौन थे, तो इनिशियल ईयर में इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दोनों सिर्फ बिग बुर्जुआज को रिप्रेजेंट करते थे। अब आरपी दत्त के मुताबिक वो बिग बुर्जुआ कौन थे, तो वो प्रोग्रेसिव एलिमेंट थे अमॉन्ग द लैंड ऑनर्स, न्यू इंडस्ट्रियल बुर्जुआ एंड वेल टू डू इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स। तो जो वो जो लैंड ओनर्स थे या वो जो इंग्लिश एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास था, उन इंग्लिश एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास में और जो लैंड ओनर्स थे उनके जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट थे शुरू में इनिशियल ईयर्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करता था और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता था। यानी वो पीजेंट्स को, वर्कर्स को वो रिप्रेजेंट नहीं करता था, बल्कि वो बिग बुर्जुआज जो थे सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद क्या हुआ कि लेटर इन द ईयर प्रिसीडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो अर्बन पेटी बुर्जुआ क्लासेस बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। अब ये अर्बन पेटी बुर्जुआ क्लासेस तुम्हारे कौन थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अर्बनाइजेशन हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अर्बनाइजेशन के बाद जो इंडियन कैपिटल ग्रो किया, जैसे कि हमने पहले देखा था कि जैसे एम एन रॉय बोलते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म ग्रू अलोंग एज द इंडियन कैपिटल ग्रो, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडियन कैपिटल ग्रो किया, इंडियन नेशनलिज्म भी ग्रो किया। तो एम एन रॉय आरपी दत्त भी एम एन रॉय से सहमत होते हुए क्या बोलते हैं कि जो दूसरा फेज़ था जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल बेस में जो चेंज देखा गया, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल ईयर का सोशल बेस था उसमें सिर्फ बिग बुर्जुआ थे अकॉर्डिंग टू द आरपी दत्त। लेकिन उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल बेस था उसमें 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 पेटी बुर्जुआ क्लास इन्फ्लुएंशियल बन गए। और ये पेटी बुर्जुआ क्लास क्या थे, अर्बन इन नेचर थे। तो अर्बन पेटी बुर्जुआ क्लास इस दूसरे फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के सोशल बेस में इन्फ्लुएंशियल बन गए। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया कि आफ्टर द वॉर, यानी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मासेस कहने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और पीजेंट्स जो है वो उन्होंने अपना प्रेजेंस फिल्ड करवाया। लेकिन दत्त क्या बोलते हैं कि जो लीडरशिप जो थी, जो भले ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के आफ्टर द वॉर वाले फेज़ में इंडियन मासेस इन्फ्लुएंशियल बन गए, लेकिन लीडरशिप जो थी वो दैट रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ प्रोप्राइटेड क्लासेस जो कि कांग्रेस में इन्फ्लुएंशियल रहे। तो हालांकि इंडियन मासेस एसोसिएट होना शुरू हो गई इंडियन नेशनल मूवमेंट से या इंडियन नेशनल कांग्रेस से, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लीडरशिप रही वो प्रोप्राइटेड क्लासेस के हाथों में ही रही। यानी जो लोग पहले से लैंड ओनर्स थे या जो लोग पहले से बुर्जुआ थे उन्हीं के हाथों में लीडरशिप रही। मासेस के हाथों में लीडरशिप नहीं आई, भले ही मासेस का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
अब ये जो बुर्जुआ एलिमेंट थे, इन एलिमेंट्स ने आखिर किया क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस में? तो दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द आरपी दत्त, दीज एलिमेंट्स प्रिवेंटेड एनी रेडिकलाइजेशन ऑफ द मूवमेंट विच कुड बिकम डेंजरस टू देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आरपी दत्त एक बहुत बड़ी बात कहते हैं और ये बात समझने लायक है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप में, प्रोलेटरिएट या इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडरशिप में प्रोप्राइटेटेड क्लास या बुर्जुआ ही, यानी ऐसे लैंड ओनर टाइप के लोग ही, उन्हीं की लीडरशिप क्यों रही, उन्हीं के हाथों में कमान क्यों रही, जबकि इंडियन मासेस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया था, यानी पीजेंट्री और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस का भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया था, लेकिन लीडरशिप उन्हीं के हाथों में क्यों रही? क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट रेडिकलाइज ना हो, क्योंकि अगर ये मूवमेंट रेडिकलाइज कर गया तो जिनके हाथों में कमान थी, जो प्रोप्राइटेड क्लास थे, ये उनके लिए अच्छा नहीं होता, ये उनके इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए प्रोप्राइटेड क्लासेस ने लीडरशिप जो है अपने हाथों में ही रखी। हालांकि इंडियन मासेस का एसोसिएशन स्टार्ट हो गया। अब आरपी दत्त यहाँ पे एक बड़ा बयान देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि गांधी जी जो थे वो मैस्कॉट ऑफ बर्जुआ थे। तो ये आरपी दत्त का एक बहुत बड़ा बयान है जहाँ पे वो कैस्टिगेट करते हैं गांधी जी को टू द एक्सटेंट ऑफ एज पर्सन, कि गांधी जी जो थे वो मैस्कॉट ऑफ द बुर्जुआ थे। वो असर्ट करते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसलिए विड्रॉ हो गया। आरपी दत्त की ये बात आपको याद रखनी है कि आरपी दत्त कहते हैं कि नेशनल जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, वो इसलिए विड्रॉ हो गया क्योंकि मासेस मिलिटेंट बन रही थी और थ्रेट बन रही थी प्रोप्राइटेड क्लासेस की, यानी बुर्जुआ एलिमेंट के लिए मासेस थ्रेट बन रही थी क्योंकि मासेस वायलेंट हो रही थी। और चूंकि कांग्रेस का लीडरशिप किसके हाथ में था? तो बुर्जुआ के हाथ में था। और जो मासेस जो थी वो वायलेंट बन रही थी, वो रेडिकल बन रही थी, और मासेस के वायलेंट और रेडिकल बनने से क्या हो रहा था? बुर्जुआ पे खतरा आ रहा था। इसीलिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉ कर लिया गया। तो ये आरपी दत्त का कहना है। वो इस बात को वो इसी लॉजिक को सिविल डिसोबीडियंस पे भी अप्लाई करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि सिविल डिसोबीडियंस भी सडनली और मिस्टीरियसली कॉल्ड ऑफ एट द मोमेंट व्हेन इट वाज रीचिंग इट्स हाइट इन 1932। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसलिए ही वापस ले लिया गया क्योंकि जो मासेस जो थी वो रेडिकल और वायलेंट हो रही थी, जो कि बुर्जुआ एलिमेंट के लिए अच्छा नहीं था, उनके इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं था। और कांग्रेस की लीडरशिप जो थी वो बुर्जुआ के हाथों में थी। इसीलिए गांधी जी ने, जिसको आरपी दत्त ने कहा है कि ही वॉज द मैस्कॉट ऑफ द बुर्जुआ, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया। तो अब यहाँ से वो एक दो बातें कहते हैं। यहाँ से वो पहली बात क्या कहते हैं कि कांग्रेस का जो है वो टू फोल्ड कैरेक्टर है। तो आरपी दत्त क्या कहते हैं कि सिंस इट्स इंसेप्शन द कांग्रेस हैड अ टू फोल्ड कैरेक्टर, जो कि इसके पूरे हिस्ट्री में है, इसके कांग्रेस के इंसेप्शन से लेके यानी 1885 से लेके, क्योंकि आप याद रखिए कि आरपी दत्त क्या बोलते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो बना था वो गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत बना था, क्योंकि गवर्नमेंट पॉपुलर रिजेंटमेंट को और पॉपुलर अपराइजिंग को रोकना चाहती थी। तो यहाँ पे आरपी दत्त क्या कहते हैं कि कांग्रेस का एक टू फोल्ड कैरेक्टर जो है, जो शुरू से इसके हिस्ट्री से इसके साथ अटैच्ड है। और ये टू फोल्ड कैरेक्टर कांग्रेस का क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द बुर्जुआ, क्योंकि कांग्रेस का लीडरशिप जो है वो बुर्जुआ के कंट्रोल में है, इसीलिए कांग्रेस का टू फोल्ड कैरेक्टर है। अब आरपी दत्त के मुताबिक कांग्रेस का टू फोल्ड कैरेक्टर क्या है? तो आरपी दत्त के मुताबिक कांग्रेस का टू फोल्ड कैरेक्टर ये है कि एक तरफ ऑन वन हैंड the Congress contradiction with imperialism prompted it to lead people's movement against colonial government, but on the other hand, the fear of militant movement, which could jeopardize its interest and privilege, drew it back into cooperation with the imperialism. अब आरपी दत्त जो बोलते हैं कि कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री कैरेक्टराइज की जा सकती है एक टू फोल्ड कैरेक्टर से, वो टू फोल्ड कैरेक्टर को कैसे बोलते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपने इम्पीरियलिज्म के कॉन्ट्रडिक्शन के कारण, वो इम्पीरियलिज्म से विरोध के कारण, वो पीपल मूवमेंट इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लीड तो करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मूवमेंट वायलेंट बन जाता है, मिलिटेंट बन जाता है, और मूवमेंट उसके जब कांग्रेस के लीडरशिप को या कांग्रेस का जो बुर्जुआ एलिमेंट है उसके खिलाफ जाने लगता है, बाय बिकमिंग रेडिकल, बाय बिकमिंग वायलेंट, तो ये कोऑपरेट करने लगते हैं इम्पीरियलिज्म के साथ। तो एक तरफ तो वो इम्पीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब
मूवमेंट वायलेंट बन जाता है तो वो उसी इम्पीरियलिज्म के साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। तो ये जो वैसिलेटिंग कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस जो था थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इसको इन्होंने टू फोल्ड कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस कहा है, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बुर्जुआ इन द कांग्रेस. So this is about the RP Dutt, and in the next lectures we will read about the AR Desai, and then we will read about the Bipin Chandra, and then we will read about the we will read about Bipin Chandra, and then we will read about the Sumit Sarkar. So Bipin Chandra, Sumit Sarkar, and Desai, we will read in the next video. They all also presented the Marxist approach of Indian national movement. Thank you.